हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय। आज का वीडियो जो है काफी महत्वपूर्ण है और इसमें हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी चीज जिससे जो है आप अपने अधिकारों को लेकर के लड़ सकते हैं। जी हाँ, सभी लोग जानते हैं कि जो कैंप लगने वाले हैं वो जो है ब्लॉक लेवल पर लगेंगे। ऐसा न्यूज़पेपर में जो है सूचना प्रकाशित हुई थी बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से, और उसमें जो है एक लाइन में बताया गया था कि इस बार जो कैंप लगेंगे वो जिला स्तर पे कैंप ना लग करके जो है ब्लॉक स्तर पे कैंप लगने वाले हैं। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में जो है सारी जानकारियां जो है हम अपने चैनल पर प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी जो है हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसके साथ ही अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर सकते हैं। और एक सूचना यहाँ पे और दे देते हैं वीडियो शुरू करने से पहले, वो ये है कि जिन भी अभ्यर्थियों को जो है ज्यादा जानकारी चाहिए, यानी कि आपको बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में अगर कंप्लीट जानकारी चाहिए, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बिहार शिक्षक भर्ती में जाकर के वहां से सारे वीडियो देख सकते हैं। तकरीबन जो है 48 या 49 वीडियो जो है मैंने अपलोड किए हुए हैं, और इसके साथ ही एक चैनल प्लेलिस्ट और बना रखी है, वो है जो है टीचर रोस्टर के बारे में। जी हाँ, अगर आपके पास जो है रिक्तियों की संख्या नहीं है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के और टीचर नियोजन रोस्टर में जो है जाकर के सारे रोस्टर देख सकते हैं। वहां भी मैंने लगभग जो है बहुत अधिक जो है जिलों के बारे में जो है रोस्टर अपलोड कर दिया है। तकरीबन आप मान के चलिए कि 18-20 जिले के बारे में जो है रोस्टर अपलोड कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे रिक्तियों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर आपको जो है रिक्तियों की जानकारी नहीं है तो ये बिल्कुल आप मान के चलिए कि आप कैंप में अगर जाते हैं तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको सीटों की कंफर्मेशन नहीं है और सीटें कितनी हैं, किस कैटेगरी में है, किस सब्जेक्ट में हैं। तो अगर ये जानकारी आपको नहीं है तो अगर आप कैंप में भाग लेते हैं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। तो रिक्तियों की संख्या जरूर जान लीजिएगा। और इसके साथ ही जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है वीडियो मैंने डाले हुए हैं, जैसे कि आपका जो है मेरिट लिस्ट देखने का क्या तरीका होता है, कैंप में काउंसलिंग जो है कैंप में कैसे भाग लेते हैं, इसके साथ ही कैंप में जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो ये सब जो है महत्वपूर्ण वीडियो अभी तक जो है हमने डाल रखे हैं, अपलोड कर रखे हैं अपने चैनल के प्लेलिस्ट में। और इसके साथ ही एक वीडियो और बनाया था मैंने, और वो वीडियो था जो है कि बिहार शिक्षक भर्ती में जो है धांधली जो है किस प्रकार देखने के लिए मिलती है। तो उसको भी जो है आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे आपको बहुत सारे पॉइंट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। एक तो कमेंट्स आए थे कि क्या रजिस्ट्रेशन पहले से कराना होता है कैंप काउंसलिंग के लिए, तो ऐसा नहीं है। कैंप काउंसलिंग के लिए जो है कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता है। आप जब जाते हैं कैंप काउंसलिंग में तो वहां पर आपका नाम वगैरह जो है और रोल नंबर वगैरह और मेरिट अंक जो है चढ़ाया जाता है, उसी को जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो है आज जो वीडियो पे आज हम आपको बताने वाले हैं बात, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि आप जो है किसी कैंप काउंसलिंग में गए हैं और आप वहां पे नियोजन प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं, और वहां पर आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह करा के अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे जो है दिखा दिए या लेकर के बैठे हुए हैं, और किसी कारणवश जो है आपका जो है नहीं हो पाता है, तो आपको ये पूरा अधिकार होता है कि आप उस कारण को जानें कि आखिर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। क्योंकि ज्यादातर जो है कैंप नियोजन में यही होता है कि वहां पर कोई जो है क्वेश्चन आंसर नहीं करता। यानी कि जब आपकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बना दी जाती है कैंप में, और उसके बाद जब डिक्लेयर हो जाता है तो क्या करते हैं सारे अभ्यर्थी, क्या करते हैं उठ करके चल देते हैं। यानी कि जिनका हो चुका है उस पर वो जो है बिल्कुल ध्यान देने की कोशिश नहीं करते हैं कि आखिर उनका सिलेक्शन जो है किस तरीके से हुआ, उनका कितना नंबर था, कितना मेरिट था, किस कैटेगरी के वो थे, और कितनी उनकी उम्र थी, क्या नंबर जो है एक जैसे थे। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जिन पर जो है अन्य कैटेगरी वाले जो अभ्यर्थी होते हैं या अदर अभ्यर्थी जो बैठे रहते हैं कैंप में, वो लोग क्या करते हैं उस पर ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि उनका जो है हो सकता हो एक नंबर से नीचे हो या पॉइंट में कुछ नीचे हो, तो वहां पर उनको जो है बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और ये ध्यान देने का मतलब ये है कि अगर आप इस चीज पे ध्यान देते हैं तो आपको जो है अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो अधिकारों से मतलब यही है कि अगर आपको लगता है कि कैंप काउंसलिंग में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी की जा रही है तो उसकी शिकायत आप किस प्रकार से करेंगे। जी हाँ, आज का जो हमारा वीडियो है वो इसी संदर्भ में है कि कैंप काउंसलिंग में अगर जो है कोई गड़बड़ी की जा रही है तो वो जो है उसकी शिकायत आप कहाँ करें। तो उसकी शिकायत करने के लिए है कि पहले आपको जानना पड़ेगा कि जो है गड़बड़ियां क्या क्या होती हैं, यानी कि कैंप काउंसलिंग में आपके लिए जो है क्या क्या गड़बड़ियां पैदा की जा सकती हैं। वह सबसे पहले तो जानने की जरूरत क्या है कि आपका नाम क्यों नहीं आया, और जो अभ्यर्थी आपके ऊपर था, यानी कि आपसे 1-2 नंबर से ऊपर है या जो है पॉइंट में कुछ ऊपर है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि उसका जो है नंबर और आपके नंबर में कितना फर्क है, और वो जो है किस कैटेगरी का जो है कैंडिडेट है। तो ये भी आपको जो है ध्यान रखना होगा। और इसके साथ ही जो है आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जो यूआर की जो सीट होती है उसका जो मेरिट अंक बनाया गया, डिक्लेयर किया गया है, उसमें और जो व्यक्ति सेलेक्ट हुआ है उसके कैटेगरी में कितना अंतर है। यानी कि उसका जो अंक आया है क्या वो जो है यूआर मेरिट के अंक के बराबर है।
तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, या उससे ज्यादा है ये भी आपको देखना पड़ेगा। अगर उससे ज्यादा है तो आप बिल्कुल निश्चित रूप से कंप्लेन कर सकते हैं कि इस व्यक्ति का जो है नंबर जो है यूआर कैटेगरी के नंबर के बराबर है, और उसने अगर जो है आरक्षण का लाभ इससे पहले नहीं लिया है तो उसको यूआर की सीट मिलनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको एक फायदा होगा कि आपका जो नंबर है वो ऊपर खिसक जाएगा, यानी कि वो व्यक्ति जब जो है यूआर की सीट पे चला जाएगा तो आपको क्या होगा कि उस जगह पे उस सीट पे जब खाली हो जाएगी तो वहां पे आपका जो है नंबर आ जाएगा। तो ये जो है सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए कैंप काउंसलिंग में, और इसकी जो है शिकायत आपको करनी होगी। अगर नहीं आप कंप्लेन करेंगे तो फिर आपकी जो है नौकरी निश्चित नहीं हो पाएगी। तो ये बात आप जो है जरूर ध्यान रखिएगा और आपको ये काम करना होगा। अगली चीज आती है कि आप जो है आपसे ऊपर का जो अभ्यर्थी है जो उसको सेलेक्ट किया गया है, क्या उसके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, क्या उसके डॉक्यूमेंट्स का जो है मिलान कर लिया गया है। तो ये चीज आपको पूछने का अधिकार है कि क्या उसके डॉक्यूमेंट्स जो है जितने भी वहां सबमिट किए गए हैं क्या वो सही हैं, और क्या अगर उसमें कोई कमी है तो क्या उसको लेकर के कोई शपथ पत्र जो है दिया गया है। अगर कोई शपथ पत्र नहीं दिया गया है तो आप वहां पे चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज ये है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स जो है काउंसलिंग में जो है नियोजन इकाई की तरफ से मांगे गए हैं, जैसे कि आप जान रहे हैं कि इसमें जो है एडमिट कार्ड्स वगैरह मांगे जा रहे हैं, तो अगर जो अभ्यर्थी एडमिट कार्ड्स नहीं लाता है और उसके साथ ही जो है शपथ पत्र भी नहीं देता है तो वहां पर भी आपको कंप्लेन करने का जो है राइट बनता है, और आप बिल्कुल कंप्लेन कर सकते हैं कि उस अभ्यर्थी ने जो है एडमिट कार्ड जो है नहीं दिया है, या कोई भी डॉक्यूमेंट्स किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट जिसकी डिमांड जो है नियोजन कैंप में जो है की गई है और उसने सबमिट नहीं किया है और इसके साथ ही शपथ पत्र नहीं दिया, तो आप वहां पे भी कंप्लेन कर सकते हैं। और आप बिल्कुल जो है ये कंप्लेन करके कह सकते हैं कि नहीं, उस व्यक्ति को आपको हटाना होगा क्योंकि वो नियोजन में जो है जो शर्तें जो है लागू की गई हैं, जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो जो है फुलफिल नहीं कर रहा है। इससे क्या होगा कि आपकी जो दावेदारी है वो निश्चित हो जाएगी और उसको जो है हटा दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे जो है अभ्यर्थी आपको देखने के लिए मिलेंगे जो पैसा जो है बाद में ले दे करके काम अपना जो है कर लेते हैं। तो ऐसी चीजों पे आपको ध्यान देना होगा, वहां बिल्कुल बार्गेनिंग करनी होगी। अगली चीज ये है कि आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जो उस रूम में बैठा है, यानी कि जितने अभ्यर्थी किसी कैंप में भाग ले रहे हैं और किसी एक पर्टिकुलर रूम में किसी सब्जेक्ट के लिए बैठे हुए हैं, तो क्या उनके डॉक्यूमेंट्स जमा करा लिए गए हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन या रूम क्लोज होने तक क्या उनके डॉक्यूमेंट्स जमा हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अगर उनके डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं हुए हैं तो आपको जो है इस पे पूछना होगा, आपको कंप्लेन करनी होगी कि आपने उस व्यक्ति का डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं जमा किया है। अगर किसी व्यक्ति का डॉक्यूमेंट्स जो है जमा नहीं है और वो जो है उस रूम में बैठा हुआ है तो बिल्कुल आप उसको वहां से हटा सकते हैं। आप बिल्कुल प्रेशर बनाइएगा नियोजन इकाई के कर्मचारी पे कि उस व्यक्ति को बाहर किया जाए जिसने अपना डॉक्यूमेंट्स वहां पे जमा नहीं किया है, क्योंकि इससे पहले का जो चरण जो कैंप काउंसलिंग हुई थी उसमें क्या था कि डॉक्यूमेंट्स जो है जमा हो जाते थे। ठीक है, यानी कि इससे पहले जो है क्या हो रहा था कि धांधली चल रही थी। धांधली इस तरीके से चल रही थी कि जो अभ्यर्थी थे वो धांधली कर रहे थे। उन्होंने क्या किया था कि जो है बिहार टीईटी के जो है डबल सर्टिफिकेट बनवा लिए थे, यानी कि कलर प्रिंट आउट निकलवा लिया था, और उसको क्या कर रहे थे वो दो जगह जमा कर रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था कि वो जो है 2-3 रूम में एक साथ काउंसलिंग करा लेते थे और उनके जो है आदमी सेट थे, पैसा सेट था, तो वो जो है नौकरी कहीं ना कहीं पा जाते थे बैठ करके, और जो है बाकी जो अभ्यर्थी थे वंचित हो जाते थे। यानी कि जहां पे उनका नाम आता था उनके पास धीरे से जो है नियोजन इकाई द्वारा जो है फोन किया जाता था कि भैया आप इस रूम में आ जाइए, आपका यहाँ पे नंबर सही है, वो उठ करके उस रूम में चले जाते। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि डॉक्यूमेंट्स जमा कराए जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इस बार भी उम्मीद है कि डॉक्यूमेंट्स जो है बिल्कुल जमा कराए जाएंगे। एक तो चीज ये हो गई। अगली चीज है ये आपको ध्यान रखना है कि जो पूर्व नियोजित शिक्षक हैं, जो कि पूर्व नियोजित शिक्षक हैं, पूर्व नियोजित शिक्षक का मतलब कि इससे पहले जो शिक्षक जो है भाग ले चुके हैं, यानी कि वो नौकरी कर रहे हैं, यानी कि 5वें चरण तक उनके जो है पिछले 5वें चरण तक में उनकी नौकरी लग चुकी है। तो क्या उन्होंने जो आवेदन दिया है उसमें एनओसी लगा है कि नहीं लगा है। जी हाँ, अगर उन्होंने एनओसी नहीं लगाया, क्योंकि जो नौकरी पहले से कर रहे हैं उनको भी इसमें जो है भाग लेने का लिए मौका दिया गया था और उन्होंने जो है इसमें आवेदन किया है, लेकिन उसमें शर्त ये थी कि आपको अपने जो है ऑफिस से, यानी कि जहां पे आप काम कर रहे हैं, जहां पे आप इसमें नियुक्ति है, वहां से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है सबमिट करना था कि जो नियोजन इकाई है जहां आप काम करते हैं वहां से आपको उनको कोई आपत्ति नहीं है कि आप कहीं अप्लाई करें या ना करें। ठीक है, तो वो एनओसी आपको देखना पड़ेगा कि क्या आवेदन करते समय उसने जो है एनओसी सबमिट किया है कि नहीं किया है। अगर उसने एनओसी सबमिट नहीं किया है तो आपको बिल्कुल कंप्लेन करने का अधिकार है, क्योंकि उसका दावा किसी भी तरीके से मान्य नहीं होना चाहिए। ये चीज आप जो है ध्यान रखिएगा कि एनओसी जो है जो पहले से जो टीचर है उसके द्वारा सबमिट किया गया हो। अगर उसने एनओसी सबमिट नहीं किया है आवेदन करते समय, उस समय नहीं, रजिस्ट्रेशन के समय एनओसी सबमिट नहीं करना, ये ध्यान रखिएगा। एनओसी जो सबमिट होता है वो आवेदन के समय ही सबमिट होता है। अगर जो है आवेदन के समय एनओसी सबमिट नहीं किया गया है पूर्व शिक्षक द्वारा, तो आप वहां पे कंप्लेन करके उसको बाहर करने की बिल्कुल डिमांड करिएगा और उसको बिल्कुल बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि वो नियम के विरुद्ध है। तो ये चीज जब आप करेंगे तो आपकी जो है नौकरी जो है इससे भी निश्चित हो जाएगी, क्योंकि हो सकता हो कि 1-2 अंक से आप ऊपर नीचे हो रहे हों। तो ऐसी जो है बहुत सारी जो है बातें हैं
जिनको आपको जो है ध्यान रखना होगा। और सारी जानकारी लेने के लिए आप मेरे चैनल पर ऐसे ही बने रहिएगा। ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपको देते रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ एक बात और यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जो भी हमारे जो नए यूट्यूबर हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं या जो लोग जो है ब्लॉगिंग में रुचि रखते हैं, वो लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने चैनल पे जो है यूट्यूब और ब्लॉगिंग से संबंधित भी टिप्स और ट्रिक जो है बताते रहते हैं। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।